हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील स्वागत करता हूं आप सब साथियों का अभिनव क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज मैं सुनील एक ऐसे विद्यार्थी के साथ बैठा हूं जिसने विगत 2022 में जो सीईटी आयोजित हुई राजस्थान में पहली बार, उसमें अपना स्कोर जो स्थापित किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और वो क्यों है साथियों, इस संबंध में इनसे चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं नीरज शर्मा को, जो आपके साथ साझा करेंगे अपने अनुभव, जो आपको बताएंगे कि ऐसा क्या खास रहा जो इन्होंने सीईटी में इतना अच्छा स्कोर अचीव किया, क्या इनकी स्ट्रेटेजी रही, क्या इनकी प्लानिंग रही। और इसी संदर्भ में एक छोटा सा इंटरव्यू लेकर के इनका मैं आज इस मंच पे आपके सामने हूं। साथियों, मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं आप साथियों को बता दूं सबको कि जो ये इंटरव्यू मैं नीरज शर्मा के साथ आज रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, ये इंटरव्यू आपके जीवन में एक मार्गदर्शक का काम कर सकता है, आपको एक स्ट्रेटेजी दे सकता है, आपको एक प्लानिंग दे सकता है कि मैं आने वाले टाइम में किस वे में तैयारी करूं और मुझे क्या स्ट्रेटेजी बना के क्या मेरी प्लानिंग रहे कि मैं आने वाले समय में इस मंच तक पहुंच जाऊं और बहुत जल्द मैं भी एक ऐसा इंटरव्यू फेस करूं, एक टीम के सामने रहूं, एक टीम के सानिध्य में रह के एक बहुत जबरदस्त स्कोर के साथ मैं सामने आऊं और एक सरकारी पद लेकर के मैं उस पद पे स्थापित हूं और उसके बाद में एक इंटरव्यू फेस करूं। इस कड़ी में आपके सामने उपस्थित हैं नीरज शर्मा। चलो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, आज के इस शानदार इंटरव्यू की। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा नीरज शर्मा से, जो कि हमारे अभिनव क्लासेज के ऑफलाइन बैचेज के विद्यार्थी रहे हैं और एक बहुत सिंसियर, एक बहुत टैलेंटेड पर्सन, जिनमें टैलेंट में कहूं कूट कूट के भरा हुआ है। एक वो काबिलियत इस बच्चे में दिखाई देती है, एक चेहरे पे वो दिखता है कि बच्चा वाकई में पढ़ने के लिए बैठा है। और मुझे याद आते हैं वो क्षण ऑफलाइन क्लासेज के कि जब मैं क्लास अटेंड किया करता था तो बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस की भरमार मेरे ऊपर हुआ करती थी और मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मेरे सामने ऐसे बच्चे बैठे हैं और उनमें ऐसी बहुत से टैलेंट बैठे हैं जो टीचर को क्रॉस क्वेश्चन करने की क्षमता रखते हैं। वरना कंपटीशन में आने के बाद पहला तो बच्चे को यह लगता है कि मैं क्रॉस क्वेश्चन करूं या नहीं करूं। साथियों, मैं आपको बताऊं, क्रॉस क्वेश्चन भी अपने आप में एक अलग हुनर है। होना चाहिए आपको क्रॉस क्वेश्चन, और क्रॉस क्वेश्चन करता वही है साथियों जो पहले से प्रिपेयर होकर आता है। और एक फ्री माहौल बच्चे को मिलना चाहिए, जैसे कि वो एक सहज फील करे कि मुझे वाकई में एक ऐसा एनवायरमेंट मिल रहा है कि मैं इस मंच पे अपने आप को प्रदर्शित कर सकता हूं। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं इस इंटरव्यू की। सबसे पहले मैं शुरुआत करूं इस इंटरव्यू की, मैं पूछना चाहूंगा कि नीरज, आप कहां से बिलोंग करते हैं? सर, मैं रिंगस का निकटवर्ती गांव वोपतुपुरा के पास साकुनिया के ढांड से बिलोंग करता हूं। जी हां साथियों, आपने सुना, अपने रिंगस परिक्षेत्र के पास में ही 5 किलोमीटर के दायरे में एक गांव पड़ता है भोपतपुरा, और उसमें एक ढाणी है साकुनिया की ढाणी। उस साकुनिया की ढाणी से बिलोंग करते हैं ये। वैसे मैं आपको बता दूं, साकुनिया की ढाणी से काफी बच्चे अपने पास पहले से सिलेक्ट होकर निकल चुके हैं और इसी कड़ी में एक और टैलेंट आपके सामने है नीरज। इसी कड़ी में मैं अगला प्रश्न मैं पुटअप करना चाहूं नीरज जी से। नीरज, आप जो सीईटी का पेपर देके निकले, जो फरवरी 2023 में आयोजित हुआ, इस सीईटी के पेपर में जब आप पेपर देके हॉल से बाहर आए तो आप क्या एनालिसिस कर रहे थे? आपको क्या लग रहा था कि मेरा स्कोर कितना रह सकता है? घर आने के बाद जो आपने एनालिसिस किया, आपने आंसर की मैच की, जो भी लोकल आंसर की आती हैं अपने अपने कोचिंग के चैनल पे अपलोड होती हैं, जैसा कि अभिनव क्लासेज ने भी अपनी एक आंसर की अपलोड की थी, पेपर आते ही टीम के द्वारा एक आंसर की तैयार की गई थी। तो आपने घर आने के बाद पूरा एनालिसिस अपना किया, तो आपको क्या लग रहा था कि कितना स्कोर आपका रह सकता है नीरज? सर, मुझे लग रहा था कि मेरा स्कोर 240 रह जाएगा। बिल्कुल, नीरज ने बताया कि मेरा स्कोर 240 के आसपास रह सकता है। कितना रह सकता है? 240 के आसपास। 240 इन्होंने एक आइडिया लगाया था कि मेरा स्कोर 240 के आसपास रह सकता है। तो नीरज, अब जो फाइनल सीईटी का परिणाम कल शाम को जारी हो गया है, स्कोर कार्ड आपका आ गया है, अभी सीईटी में आपका कितना स्कोर रहा है? मेरी इस बार सीईटी में 226 बने। 226। इनके सीईटी में 226 मार्क्स का स्कोर रहा है साथियों। और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद क्या स्कोर रहा? 225.66 स्कोर। बिल्कुल, 225.66, 225.66 इनका स्कोर रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद। जैसा कि आप जानते हैं कि सीईटी का जो पेपर था ये चरणों में आयोजित हुआ था, शिफ्ट्स में लगा था, तो एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें बराबर किया जाता है शिफ्टों को पेपर के लेवल के आधार पे। हालांकि ज्यादा अंतर आ नहीं रहा है, 226 और 225.66 में एक अच्छा स्कोर मैं मान के चल रहा हूं 75% से ऊपर। चूंकि बच्चों पहली बार, आपको लग रहा होगा कि सर 75 तो ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं आपको बताऊं पहली बार सीईटी आयोजित हुई थी राजस्थान में,
तो पहली बार के इस माहौल को देखते हुए मुझे लग रहा है कि सीईटी का 226 का स्कोर जो है वो एक बहुत अच्छा स्कोर मैं मान सकता हूं साथियों। इसी कड़ी में मैं पूछना चाहूं आपसे कि आपकी जो ये सफलता है जो सीईटी में आपने स्कोर किया है, इसका श्रेय आप देना चाहें तो आप किसको देना चाहेंगे इसका श्रेय? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अभिनव क्लासेस और टीम को देना चाहता हूँ। देखो साथियों, माता पिता एक शब्द आपके सामने आया है। मैं अभिनव टीम का नाम लूं उससे पहले आप सब साथियों को बताऊं, एक बच्चे की जो सफलता होती है उसमें सबसे बड़ा योगदान, जहां तक मैं मानता हूं एक टीचर होने के नाते सबसे बड़ा योगदान होता है उसके पेरेंट्स का। क्योंकि पेरेंट्स वो एनवायरमेंट बच्चे को देते हैं, उसको फ्रीडम देते हैं कि हां बेटा तू कर सकता है। वो एनर्जी बच्चे को, वो मोटिवेशन बच्चे को जो मिलता है वो मिलता है पेरेंट्स की आंखों से। मैं आपको भी बताना चाहूं, अगर कोई स्टूडेंट घर से निकलते टाइम अपने पेरेंट्स की आंखों में देख के निकले तो मैं मान के चलता हूं कि उसे भाई कोई मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं। वो आंखें आपको सब कुछ बयां कर देती हैं, वो चेहरों के एक्सप्रेशंस आपको बयां करते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो आप कर सकते हैं, वो तभी बाहर निकल के आता है कि मेरे पेरेंट्स को मुझसे उम्मीदें हैं। और जैसा कि नीरज ने कहा कि मैं अपने सफलता का जो श्रेय दूंगा वो अपने पेरेंट्स और अभिनव की टीम को। साथियों, अब मैं इस कड़ी में बात करूं तो पेरेंट्स के बाद इन्होंने सफलता का श्रेय दिया है अभिनव की इस टीम को, जिस प्लेटफॉर्म पे आज मैं ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर पा रहा हूं। आज ये इंटरव्यू में नीरज शर्मा के साथ अटेंड कर रहा हूं। साथियों, इसी कड़ी में मैं आगे नीरज शर्मा जी से बात करूं। आप ये बताइए नीरज मेरे को कि अभिनव जो है इसके बारे में आपने जो सुना और उसके बाद जो आप यहां पहुंचे, तो कितना क्या योगदान आपका अभिनव क्लासेस की टीम का रहा आपकी सफलता में? बिल्कुल खुल के बताइए। सर, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पहले जहाँ पे पढ़ता था वहाँ पे मुझे एक दोस्त मिला, वही वहाँ का पहले स्टूडेंट रहा था आपके अभिनव का जी। मैंने उनकी कॉपी देखी, उनके नोट्स बहुत अच्छे थे, काबिल तारीफ थे उनके नोट्स। तब वहाँ जाके मैंने देखा कि चलो देखते हैं कैसा है ये क्लास, वहाँ पे आके देखता हूँ। मैंने जो उसकी तारीफ सुनी थी अभिनव क्लासेस की, वो सच में काबिल से बहुत ज़्यादा है। जितना हमने सुना था उससे ज़्यादा। यहाँ का माहौल एकदम ऐसा लगता है जैसे कि परिवार के बाद में दूसरा परिवार मिलता है। यहाँ पर बच्चे को ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो परिवार से दूर है। उनको अच्छा मेंटली सपोर्ट देते हैं, मोटिवेट करते हैं हमें। सर, जैसा कि नीरज ने बताया कि नोट्स को देख करके यहां अपने एक साथी के नोट्स की कॉपी देख करके यहां पहुंचे। नीरज जी, मुझे आप ये बताइए कि नोट्स जो आपने देखे, वो नोट्स आप नोट्सों के दम पे यहां पहुंचे, आपको क्या लगा कि ये नोट्स आपको सफलता तक पहुंचा सकते हैं? सर, नोट्स का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ की जो टीम देखा ना, उनका जोश, उनकी मेहनत देख के लगा सर। जरूर देखिए, सोच सकते हैं सर, एक टीम का जोश, जो अभिनव की टीम है उसकी एनर्जी, उसका जोश, ये कह रहे हैं कि उसको देख के लगता था। कैसा क्या महसूस हुआ फैकल्टियों के सामने जब आप ऑफलाइन बैचेज में फैकल्टी से रूबरू होते थे, मंच पे जब फैकल्टी आती थी, क्या जोश था फैकल्टी का, क्या जुनून रहता था? सर, फैकल्टी का जोश तो सर ऐसा लगता था जैसे कोई कहीं और से आउट ऑफ द वर्ल्ड थे सर। जैसे कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का, वैसा पढ़ाते थे। आउट ऑफ द बॉक्स एक वर्ड काम लिया, आउट ऑफ द बॉक्स मतलब वर्ड नहीं है। देखो मैं एक बात कहूं, सबसे पहले जो एनवायरमेंट क्रिएट होता है ना, वो ऑफलाइन बैचेज में क्लासेज है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, देयर आर नो अल्टरनेटिव ऑफ ऑफलाइन क्लासेज, बिकॉज ऑफ ऑफलाइन बैच जो होता है ना, उसमें एक आई कांटेक्ट होता है, एक माहौल बनता है, एक टीचर और बच्चे के बीच में जो संवाद होता है ना, उस संवाद का कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं हो सकता साथियों। और जैसा कि नीरज से मैं जानना चाहूं, ऑफलाइन बैचेज में आप यहां कब से ज्वाइन कर लिए थे? यहाँ से मुझे तारीख याद है, मैंने 27 जुलाई 2022 को यहाँ पहली बार आया था। क्या बात है! एक बच्चा जो मेरे सामने है, बच्चों को रोल नंबर याद नहीं होते हैं एग्जाम देके आने के बाद कि मेरे एग्जाम के रोल नंबर कितने हैं, और इनको यह भी पता है कि मैंने किस डेट को एडमिशन लिया था अभिनव क्लासेस में। ये बात, एक एक चीज आपको पता है, ये बहुत अच्छी बात मैं नोट कर पा रहा हूं कि बच्चे की काबिलियत पता चलती है कि बच्चे को डेट तक पता है कब यहां पहुंचे। आप जो क्लासें अटेंड करते थे ऑफलाइन के साथ, जैसा कि अभिनव क्लासेस का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसने एक नई पहल शुरू की थी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिला दर्शन की क्लासेस स्टार्ट की थी। आपके सीईटी से पहले कुछ करंट अफेयर्स के सेशंस हमारे यहां आयोजित हुए थे। क्या वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी योगदान, अभिनव क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म का योगदान, उन जो जिला दर्शन की क्लासें थी, जो लाइव सेशंस अपने यहां होते थे, उनका भी योगदान आपकी सफलता में रहा? सर, पहले एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वैसे तो मैथ बैकग्राउंड का एक स्टूडेंट हूँ। मुझे लगा नहीं था कि जैसे सबको लगता है कि मैथ के जो बच्चे होते हैं वो जीके में इतना अच्छा स्कोर कर नहीं पाते हैं, लेकिन सर ने यहाँ पे आके मेरी वो भ्रांति दूर कर दी जैसे सबको होती है। यहाँ के जो शाम को सर ऑनलाइन क्लास लेते थे जिसमें जिला दर्शन थी, वो एक मास्टरपीस क्लास साबित होती है हमारे लिए। तो देखिए, जिला दर्शन साथियों, आप जानते हैं राजस्थान में सीईटी आयोजित होती है,
राजस्थान की परीक्षा आयोजित होगी तो उसमें राजस्थान जी के बच्चे का बहुत ब्रिलियंट होना चाहिए, उसको पता रहना चाहिए राजस्थान के इस कल्चर से, राजस्थान की जो ये विचित्र वेशभूषाएं हैं, जो विचित्र अपना कल्चर है, जो जाना जाता है अपने इस कल्चर के लिए जाने जाता है, राजस्थान की जो पहचान है विशेष, उस पहचान के लिए राजस्थान जो शुमार रहता है वर्ल्ड में, उसके दम पर जिला दर्शन की जो क्लासेस थी साथियों, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा लेकिन मैं इतना कहूंगा, इस मंच से मैं आप एक बात अनाउंस कर रहा हूं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो क्लासेस थी जिला दर्शन की, हूबहू उनमें से क्वेश्चन छपे थे साथियों। वो जो टीम यहां जिला दर्शन तैयार करती थी, मेरी पूरी टीम, ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष का योगदान था जिला दर्शन में, वो सेशंस रिकॉर्ड करना अलग बात है, लेकिन उस रिकॉर्ड सेशंस के पीछे एक बहुत हार्ड वर्क होता था, और उस हार्ड वर्क में साथियों मैं बता दूं आपको, ना केवल टीचर्स का बल्कि जो टेक्निकल टीम हमारे यहां काम करती है, एक टेक्निकल टीम ने मिलकर के, जो भी टेक्निकल टीम के मेरे यहां मेंबर थे अभिनव क्लासेस के, उन्होंने एक बहुत कड़ी मेहनत की, एक बहुत बड़ी मशक्कत की। क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक नया अनुभव था साथियों। अभिनव क्लासेस के लिए ऑनलाइन एक नया अनुभव था, और इस नए अनुभव को हमने जो पैमाने पे उतारा, हमने जो प्रदर्शित किया, उसने बच्चों को कितना प्रभावित किया। मैं एक प्रश्न नीरज जी से और जानना चाहूं, आप यहां जो ऑफलाइन बैचेज में स्टडी कर रहे थे, क्या यहां पे आपको क्लासेस में ऐसा एनवायरमेंट मिला जिससे कि आपके अंदर जो क्वेश्चंस छिपे हुए थे, क्या उनको बाहर निकालने में टीचर्स ने आपकी हेल्प की? हाँ सर, जरूर। हमारे सर हमारे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ताकि जहाँ पे जो छुपे हुए पर्सन है हम और पूछ सकें, और पूछने पे ऐसे नहीं करते कि ये पर्सन पूछने के बाद रोक देते हैं, नहीं, और क्रॉस क्वेश्चन करने का हमें मौका देते हैं। जब तक एक कॉन्सेप्ट पूरे क्वेश्चन क्लियर नहीं हो जाते, आगे नहीं बढ़ते हैं, ताकि जो हमें पढ़ाया वो तो पूरा हो सके, क्योंकि हर एक पर्सन अगले वाले पर्सन की सीढ़ी बनता है। सर ऐसा सिखा देते हैं हमें। एक बात और बता दूं मैं, हाल ही में जो मेरे सामने विराजमान है नीरज, उन्होंने एलडीसी जो आयोजित हुई थी राजस्थान में, उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर इनका रहा है, और अभी ये टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयार हो रहे हैं। और मैं बहुत प्राउड के साथ ये अनाउंस कर रहा हूं आज इस मंच से, इस पहले इंटरव्यू में, कि मेरे सामने इस मंच के ऊपर, और मैं बड़ा गौरवान्वित फील कर रहा हूं कि आने वाले टाइम का एक आरएस बैठा है। मैं बड़े गौरव के साथ ये बात बोल रहा हूं कि मैं एक आने वाले भविष्य के आरएस का इंटरव्यू शायद रिकॉर्ड कर रहा हूं, और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है मेरी टीम की तरफ से कि भावी आरएस के सामने मैं बैठा हूं। नीरज, क्या मैं अपेक्षा कर सकता हूं कि आने वाले समय में मैं एक बहुत अच्छे पद पे जाने के बाद आपके सामने ऐसे बैठ के रूबरू होऊंगा? हाँ सर। बताइए, खुल के बताइए आप। सर बिल्कुल सर, आपकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, एक बच्चे के अंदर सबसे बड़ी जो एनर्जी होती है वो यही होती है कि सर जो आपने कहा, मैं पूरा कोशिश करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है, मेरी टीम को पूरा विश्वास है कि मैं भावी आरएस के सामने विराजमान हूं इस समय, और मैं गौरवान्वित फल का, उस गौरवान्वित पल का इंतजार करूंगा जब मैं एक आरएस अधिकारी के सामने बैठ करके उनसे वाद संवाद करूंगा। साथियों चलिए, इसी कड़ी में मैं कुछ बातें और नीरज जी से शेयर करना चाहूंगा। आप मुझे बताइए, आपकी सेल्फ स्टडी का क्या प्लान रहता था घर पे? सर सेल्फ स्टडी का ऐसा है कि समय सुबह उठ के मुझे पढ़ा नहीं जाता जी, इसलिए मैं सुबह उठते ही अपने दैनिक कार्यों को पूरा करता हूँ, और ऑफलाइन क्लास के लिए यहाँ जाता हूँ जी। फिर यहाँ से जाने के बाद मैं थोड़ा बहुत आराम करने के बाद अपनी ऑफलाइन क्लास में जो जो पढ़ा उसका रिवीजन करता हूँ। शाम को सर की क्लास आती है, ऑनलाइन क्लास आती है, उसका मैं क्लास अटेंड करता हूँ, और बाद में अपनी सेल्फ स्टडी रात को 1 या 2 बजे तक सुचारू करता हूँ। देखिए, आपके सामने प्लान शेयर किया नीरज शर्मा ने। कुछ लोग ये कहते हैं कि सुबह का समय होता है ना, वही बोले स्टडी के लिए मुरीद होता है। साथियों मैं एक बात बता दूं आपको, पढ़ने वाले के लिए कोई समय नहीं होता साथियों। एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए कोई समय नहीं है। हर व्यक्ति की अलग स्ट्रेटेजी होती है, हर व्यक्ति का अलग जोश होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लेट नाइट स्टडी का प्लान रखते हैं, कुछ बच्चे सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग का प्लान। मैं आपको ये बता दूं, आपको किसी को फॉलो नहीं करना इस मामले में। आप अपनी स्ट्रेटेजी को पहचानिए, आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। अगर आपकी ताकत मॉर्निंग में जल्दी उठना है तो आप मॉर्निंग में जल्दी उठिए, अगर आपकी ताकत लेट नाइट तक पढ़ना है तो आप लेट नाइट फॉलो कीजिए। मेरा ऐसा मानना है टीचर होने के नाते कि आपको इस मामले में कोई फिक्स प्लान, कोई फिक्स टाइम टेबल फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है साथियों। आप जिस स्ट्रेटेजी पे ज्यादा बढ़िया काम कर सकते हैं उस पैटर्न पे आप काम कीजिए। और नीरज ने बताया आपको कि सर मैं लेट नाइट, मेरे से सुबह पढ़ा नहीं जाता था, मैं लेट नाइट तक स्टडी करता था, और आज उसी का परिणाम है, ये मेरे सामने है। एलडीसी में चयनित हो चुके हैं, अभी सीईटी है, और बहुत जल्द सिलेक्शंस की भरमार लेकर के ये मेरे सामने आएंगे। अभी मैं एक ऐसा प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं, हो सकता है ये प्रश्न थोड़ा सा सुन के आपको ऐसा महसूस हो कि शायद ये इस इंटरव्यू में एक ऐसा प्रश्न मैं लेके आ रहा हूं जो आज के बच्चों के सामने एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। आज के बच्चों की सफलता में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना, वो ये होता है सामाजिक कार्यों से क्या सरोकार। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा नीरज, जो सामाजिक कार्य, जैसा कि अपन समाज में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो एक कड़ी के रूप में अपन काम करते हैं। बीच बीच में हमारे घर में बहुत से मांगलिक कार्य होते हैं और होने भी चाहिए।
उन मांगलिक कार्यों में, जैसे कोई शादी का प्रोग्राम है, स्वामणी का प्रोग्राम है, कोई भी विशेष प्रोग्राम है, आपको क्या लगता है कि एक बच्चे को तैयारी के दौरान, एक स्टूडेंट को तैयारी के दौरान क्या इन कार्यक्रमों से दूरी रखनी चाहिए? क्या इन सब सामाजिक कार्यों से थोड़ा सरोकार रखना चाहिए या थोड़ी दूरी रखनी चाहिए? मेरे विचार में हम सबको सामाजिक सरोकार से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे सर बताते हैं कि स्टडी और सोसाइटी में सांप और नेवले जैसा संबंध होता है, यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये दोनों। अगर आप सोसाइटी में रहना चाहते हो तो आपको अपनी पढ़ाई को परहेज करना पड़ेगा, और अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो आपको अपनी सोसाइटी छोड़नी पड़ेगी। दोनों में से एक छोड़ना पड़ेगा, एक पाने के लिए। देखिए आप क्या शानदार एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि एक सोसाइटी, सोशल जो कार्य होते हैं अपने, उनमें और एक स्टूडेंट में सांप और नेवले जैसा संबंध होता है। आपको पता है साथियों, एक सांप और नेवले की कभी नहीं बनती, उन दोनों की लड़ाई होना स्वाभाविक है। मैं बता दूं साथियों आपको, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि एक बच्चा जो होता है ना, उसकी लाइफ में और कंपटीशन में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ये सोशल जो अपने वर्क्स होते हैं। हो सकता है साथियों आपको बुरा लगे, आपको लगे ऐसा कि सर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अपन सोशल कार्यों में भाग ना लें। एक बात याद रहनी चाहिए जीवन में, इन सोशल कार्यों को करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है साथियों। और एक बात याद रहे, आपको बता दूं, सोशल कार्यों में भी उन्हीं की भागीदारी ज्यादा होती है और लोग उन्हीं को ज्यादा पूछते हैं जिनकी अपनी एक पहचान होती है। और आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आपको एक मंच मिले, एक मंच के माध्यम से अपने विचारों को रखने का मौका मिले, तो सबसे पहले उस मंच पे आने के लिए आपको एक पद चाहिए। तो पहले क्यों ना इन सामाजिक कार्यों से दूरी बना के अपने आप को स्थापित किया जाए, अपने आप को इस लायक बनाया जाए कि आने वाले टाइम में मुझे एक मंच मिले और जहां से मैं अपनी भावनाओं को और अपने विचारों को प्रदर्शित कर सकूं। साथियों, जैसा कि नीरज ने बताया, अब मैं इस कड़ी में इस इंटरव्यू को मैं समाप्त करूं उससे पहले मैं दो बातें नीरज के लिए बोलना चाहूंगा। जैसा कि मेरे ऑफलाइन बैचेस के स्टूडेंट हैं, मैंने क्लासों में सब बच्चे इक्वल होते हैं एक टीचर के लिए। एक जो विशेष बात मैंने नोट की है साथियों, जब भी मैं क्लास लेने आया हूं, यह मेरा निजी अनुभव रहा है साथियों, मेरी क्लास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऑफलाइन बच्चे के बैचों ने क्रॉस क्वेश्चन सामने रखे नहीं हो। अब हो सकता है मेरी इस बात से आप सहमत नहीं हो, कई लोगों के विचार ऐसे हो सकते हैं कि सर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो फिर बीच में टाइम। एक बात याद रहे साथियों, ये पहली बार कोचिंग आए थे और मैथ स्ट्रीम के विद्यार्थी, जैसा कि इन्होंने बताया साथियों, एक साइंस बैकग्राउंड के बच्चे के मन में एक फोबिया होता है और वो फोबिया होता है जीके। उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं जीके में क्या होगा, मुझे आएगा या नहीं आएगा। साथियों, मैं विश्वास दिला रहा हूं, आपके अंदर अगर सीखने की लगन है ना, और आप अगर टीचर के सामने अपने विचार खुल के रख सकते हैं ना, तो मैं मान के चल रहा हूं कि टीचर को भी पता चल जाता है कि बच्चा कहना क्या चाहता है। और जब एक टीचर को यह पता चलने लग जाता है कि बच्चे की मेरे से अपेक्षाएं, एक एक्सपेक्टेशन क्या है, इसकी वीकनेस क्या है और ये कहां ज्यादा काम करने की जरूरत है, वो टीचर ज्यादा बढ़िया तरीके से उस बच्चे को परफॉर्म करवा सकता है। और एक बात कहूं, मैथ स्ट्रीम का बच्चों, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसा कि आपको पता है, सीईटी की परीक्षा में मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा नहीं थी। पता है आपको, जीके के क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा होने के बावजूद एक मैथ्स का बच्चा 75 प्लस स्कोर कर रहा है। उसका कारण यह है कि बच्चे को पहले एक एनवायरमेंट दिया जाए, एक बच्चे को माहौल मिलना चाहिए परिवार जैसा कि इन्होंने कहा कि मुझे दूसरा परिवार मिला, यहां आके बच्चों के साथ रहने का मुझे मौका मिला और उस माहौल का ही यह परिणाम था कि मैं सीईटी में एक अच्छा स्कोर कर पाया। तो नीरज, इस कड़ी में मैं इस इंटरव्यू को समाप्त करूं उससे पहले एक लास्ट बात आपसे पूछना चाहूंगा। आप इस इंस्टीट्यूट से जो जुड़े हुए हैं, ये एनवायरमेंट जो आप देख रहे हैं, या ऑफलाइन बैचेज, ऑनलाइन बैचेज चल रहे हैं रेगुलर, आप क्या कहना चाहोगे? क्या जो इंटरव्यू को देख रहे हैं मेरे साथीगण, आपके जो साथी इंटरव्यू को देखेंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या अभिनव क्लासेज के जो ऑफलाइन बैचेज हैं वो आपको एक अच्छा पद देने में कारगर साबित हो सकते हैं या नहीं हो सकते? इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, क्योंकि नियमितता तो हर चीज की कड़ी होती है जी। हम यहाँ पे नियमित रूप से रहे, सर नियमित क्लासेस लेते थे, नियमित उनको पढ़ाई करते थे, और नियमित टेस्ट सीरीज और डाउट सॉल्विंग क्लास, वो तो सर मस्ट काम कराते थे आप। ये देखिए आप, मतलब डाउट सॉल्यूशन, अपने यहां जो फैकल्टियां हैं क्लास में उनका काम खत्म नहीं होता है, नीचे आके किसी बच्चे के साथ कोई पर्सनली कोई विशेष सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो उसको अलग से बिठा के उसका डाउट सॉल्यूशन किया जाता है। ये अपने यहां मैं एक बात और बता दूं, अभी श्रीरंगस परिक्षेत्र में एक विशेष पहल इसी संदर्भ में हमने की है, और वो विशेष पहल ये है दोस्तों कि हमने एक टारगेट बैच शुरू कर दिया है साथियों। ये विशेष पहल की है हमने इस क्षेत्र में, एक टारगेट बैच, बच्चे को 4 घंटे ऑफलाइन बैच पढ़ा करके, 5 घंटे पढ़ा करके, इवनिंग में उसे यही रोक के टारगेट बैच में कंटिन्यू 4 से 5 घंटे हम स्टडी का प्लान रख रहे हैं, जो बच्चे को परफॉर्मेंस देने के लिए बच्चे को मजबूर कर देगा, बच्चे के अंदर से वो निकाल के रखेगा, बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है, जो स्टेमिना है, जो वो कर सकता है, वो निकाल के बाहर लाएगा। और इस इंटरव्यू को मैं समाप्त करूं, धन्यवाद दूं, उससे पहले मैं मंच पे इस इंटरव्यू के अंतिम क्षणों में मेरे साथी पवन शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा, जो कि टारगेट बैच में इस समय
मैथमेटिक्स में एक मैजिशियन का काम कर रहे हैं पवन शर्मा जी। इस इंटरव्यू को समाप्त करने से पहले मैं आमंत्रित करूंगा कि आप आए मेरे सामने, आप मेरे सामने एक बार आए और नीरज शर्मा का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं तहे दिल से नीरज शर्मा का धन्यवाद करता हूं कि आप इस मंच पे आए और आपने अपने अनुभव इस टीम के साथ साझा किए। साथियों, ये अनुभव जो आपके हैं, इन अनुभवों के लिए साथियों मैं आपको तहे दिल से, मैं आप नीरज को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आप सब साथियों को आमंत्रित करता हूं। और अब मेरे सामने आ चुके हैं मैथ सब्जेक्ट के अभिनव टीम के मेंबर, अभिनव के एक फैकल्टी पवन शर्मा जी सर। वेलकम पवन जी सर, आपका इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म पे और नीरज के साथ इस इंटरव्यू में बैठिए। नीरज आप अभी, मैं पवन सर जो कि अभी टारगेट बैच में मैथमेटिक्स देख रहे हैं, पवन सर क्या अनुभव है आपका मैथमेटिक्स का टारगेट बैच में? क्या लग रहा है कि टारगेट बैच क्या करेगा आने वाले टाइम में, क्या धूम मचाएगा? सर मैं ये कहना चाहता हूं कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते और अंधेरे में चमकने वाले जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। क्या बात बोली है सर। टारगेट बैच सर चालू इसीलिए किया गया है कि अब लोगों को और बच्चों को यह दिखाना है कि सिलेक्शन लिए कैसे जाते हैं। भाई केवल झूठी रणनीतियां बनाने से या बच्चों को बेवकूफ बनाने से सिलेक्शन नहीं होते हैं सर, एक पूरा प्रयास करना पड़ता है, बच्चों को अपना बनाना पड़ता है और उनके लिए पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शंस आते हैं। और जिसका पहला उदाहरण जस्ट मेरे बगल में बैठा है नीरज, ये एक उदाहरण आपके लिए काफी होगा। इतना सा ही कहना चाहूंगा मैं दोस्तों कि टारगेट बैच जो हमने शुरू किया है उसमें हम तन मन और धन से समर्पित हैं बच्चों के लिए। विश्वास दिलाता हूं कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। क्या बात बोलिए, कॉन्फिडेंस देखिए आप। बिल्कुल नीरज के साथ जो सर बैठे हैं पवन सर, कॉन्फिडेंस देखिए कि अगर बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, इनको इतना विश्वास है कि बच्चों का सिलेक्शन होगा। एक अंतिम बात कह के मैं इसको समाप्त करूं। लोग कहते हैं ना, एक लाइन बोली जाती है मोटिवेशनल लाइन कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं आज इस प्लेटफॉर्म से, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और सरकारी गाड़ी से बड़ी कोई कार नहीं होती। साथियों, भले ही आप फॉर्च्यूनर लीजेंडर ले आइए, आप मर्सिडीज ले आइए, ऑडी ले आइए, लेकिन साथियों अगर मां बाप की आंखों में वो गर्व का पल देखना है तो सरकारी गाड़ी में बैठ के दिखाना है साथियों। और सरकारी गाड़ी में आपको बिठाने के लिए, उस पद तक आपको ले जाने के लिए मैं, पवन सर और मेरी टीम इंतजार कर रहे हैं आप सब साथियों का, आपके सुदृढ़ भविष्य के लिए, आपके एक सुनहरे भविष्य के लिए। आइए जुड़िए इस मंच के साथ और मैं इंतजार करूंगा उस क्षण का कि मुझे लगातार इंटरव्यू रिकॉर्ड करने पड़े। हमें, मेरी टीम को समय नहीं मिलना चाहिए इन इंटरव्यू को रिकॉर्ड करते करते। इतनी लाइन लगा दी जाएगी सिलेक्शंस की और टारगेट पैच एक आग लगाने का काम करेगा। सिलेक्शंस के लिए आपके अंदर एक जुनून पैदा करेगा साथियों। और आने वाले समय में फैकल्टी मेंबर्स के पास, टीम मेंबर्स के पास समय कम पड़ जाए आपका इंटरव्यू लेते लेते। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज मैं इस इंटरव्यू को यही खत्म कर रहा हूं, इस सेशन को यही ब्रेक कर रहा हूं साथियों। बहुत जल्द आपके सामने मैं एक और इंटरव्यू लेकर के आऊंगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।